हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप शायद अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन केवल 1% लोग ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। इस बात की बेहद कम संभावना है कि हम सभी उन 1% लोगों में शामिल हों। आप जब अपने आसपास नजरें घुमाकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने ही एक छोटे से घोंसले में रहते हैं। ये लोग बाकी लोगों को भी एक सुरक्षित घोंसले में रहने की सलाह देते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो खुद इस बात से बेहद परेशान रहते हैं कि आखिरकार कब वो इस कैद की दुनिया से बाहर निकल पाएंगे। आप में से कुछ लोगों की जिंदगी शायद बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे समय से गुजर रही हो। लेकिन ये बात दोनों ही तरह के लोगों को जान लेनी चाहिए कि आप जिस भी स्थिति में हैं, आप उससे कई गुना आगे जा सकते हैं। हमें बस जरूरत है हमारे वास्तविक सामर्थ्य की पहचान करने की। कई सारे बुद्धिजीवी ये कहा करते हैं कि शरीर और दिमाग की एक सीमा होती है जिससे आगे ये दोनों ही हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन क्या ये सबके लिए सच है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। 100 में से एक आदमी हमेशा ऐसा होता है जो सभी तरह की सीमाओं को लांघकर नया इतिहास रचता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को किस तरह का इंसान बनते देखना चाहते हैं। तो क्या यह बहुत आसान रास्ता होगा? नहीं। यदि आपको उन 1% लोगों की सूची में शामिल होना है तो इसके लिए आपको मेहनत को भी अपना साथी बनाना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिलहाल क्या कर रहे हैं। आप गरीब हैं, अमीर हैं, मोटे, पतले, लंबे, छोटे, पढ़े लिखे, अशिक्षित, जैसे भी हैं, आप अपने आप को सफलता की चोटी पर पहुंचा सकते हैं। कई लोग प्रेरक कहानियां सुनकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये बातें केवल कुछ दिनों तक ही हमारे साथ रहती है और अंत में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम कुछ समय पहले थे। हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकरों की बातें बहुत कम समय के लिए काम करती हैं। आज तक इस तरह की बातों से शायद ही किसी की जिंदगी बदली हो। हम में से लगभग सभी ने कभी ना कभी इस तरह की कहानियां और बातों को सुनकर खुद को बदलने की कोशिश की है, लेकिन अंत में हमने खुद को वहीं पाया जहां से हमने शुरुआत की थी। डेविड गोगिंस, जो एक एथलीट और अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड चीफ रह चुके हैं, वो भी कुछ समय पहले ऐसे ही एक आम व्यक्ति हुआ करते थे जो ये मानते थे कि हमारे शरीर और दिमाग की एक सीमा होती है। उस सीमा से आगे जाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियों ने डेविड को ऐसा बनाया कि वो आज एक वास्तविक हीरो के तुल्य हैं। डेविड गोगिंस की लिखी किताब कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड, डिफाई ऑड्स का सारांश, जिसमें डेविड हमारे लिए लेकर आए हैं उनकी जीवन यात्रा की वो हैरत अंगेज बातें जो आपको एक नया इंसान बनने में जरूर सहायक साबित होंगी। इस किताब की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे डेविड का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था। हालांकि उनके पिता के पास खूब संपत्ति थी, लेकिन वो एक नशेड़ी भी थे जो डेविड और उनकी मां को बहुत मारा करते थे। आखिरकार डेविड और उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद उनका परिवार सरकारी पेंशन पर अपना गुजारा किया करता था, मगर उनका रंग काला होने के कारण उनको अमेरिका में रंग भेद का हर रोज शिकार होना पड़ता था। डेविड कहते हैं कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि निचले स्तर पर होना कैसा होता है, लेकिन डेविड ये जानते हैं कि ये एक दलदल में फंसे होने जैसा होता है जो आपको जकड़ लेता है और आपको अपने अंदर खींचता रहता है। जब जिंदगी ऐसी हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों से निकलकर एक अलग रास्ता लेना ही समझदारी होती है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम हमारे विकल्पों को खुद से नहीं बल्कि बाहरी स्रोतों से प्रभावित होने देते हैं। डेविड को जल्द ही यह एहसास हो गया था कि प्रेरक बातें और कहानियां उनकी जिंदगी को नहीं बनाने वाली। तब उन्होंने एक नया रास्ता चुना जिसमें दर्द और संघर्ष था। आखिरकार उन्होंने अपने दिमाग और शरीर के हर कमजोर हिस्से को बदलकर इतना मजबूत बना दिया जो शायद ही पहले किसी ने देखा हो। डेविड का यह मानना है कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर पाता है। एक बार डेविड को MIT के एक बड़े समारोह में बुलाया गया था। हालांकि डेविड ने कभी भी किसी विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में कदम नहीं रखा था,
फिर भी वो दुनिया के सबसे मशहूर कॉलेज में एक मेहमान के तौर पर बुलाए गए। उस समारोह में थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें चलती रहीं। इसके बाद डेविड ने देखा कि MIT के कुछ प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है जिसमें वो कुछ चीजें बिल्कुल नहीं कर पाते, फिर चाहे वो कितने ही कठोर क्यों ना हो जाएं। इसलिए इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने दिमाग से कितने मजबूत हैं। वहीं उस हॉल में मौजूद हर व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार करता नजर आ रहा था। जब डेविड से पूछा गया कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, तब डेविड ने बिना किसी संदेह के साथ जवाब दिया कि प्रोफेसर ने जो बात अभी कही है वो 99% लोगों के लिए सही है, लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो हर मुश्किल को पार करके ही दम लेते हैं। डेविड ने इस बात पर पर्सिया के दार्शनिक हिल्टन का उदाहरण दिया, जिसने एक बार कहा था कि किसी भी जंग में 100 में से 10 आदमी ऐसे होते हैं जो लड़ाई के मैदान में होने ही नहीं चाहिए। इनमें से 80 आदमी केवल वहां मारे जाने के लिए होते हैं। बचे हुए 9 लोग वास्तविक योद्धा होते हैं और उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। मगर वहीं एक आखिरी व्यक्ति होता है जो शूरवीर कहलाता है। वही व्यक्ति सभी 99 लोगों पर भारी पड़ता है। जिस क्षण आपका जन्म होता है उसी क्षण आप मरने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ आप इस बात के भी योग्य बन जाते हैं कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और एक शूरवीर बने। मगर यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी की जंग में क्या बनना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें। तो तैयार हो जाइए डेविड के इस शानदार सफर पर जाने के लिए और जानिए कैसे करें अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल और जीतिए मुश्किलों से भरी अपनी इस जंग को। आप सुन रहे हैं डेविड गोगिंस की लिखी किताब कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड, डिफाई ऑल। मुझे हालातों का शिकार बन जाना चाहिए था। डेविड अपनी मां, बड़े भाई और पिता के साथ न्यूयॉर्क के एक अमीर इलाके में रहते थे। वहां आसपास डॉक्टर, बड़े बड़े वकील और यहां तक कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी भी रहा करते थे, जिनकी कार बहुत शानदार थी। डेविड के घर के आगे भी एक मर्सिडीज और एक रोल्स रॉयस खड़ी रहती थी, लेकिन सच डेविड के घर की दीवारों के पीछे छुपा था। डेविड के पिता ट्रूनिस गॉगिंस एक स्केट रॉक क्लब चलाते थे, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमाते थे। लोगों को लगता था कि उनका परिवार भी एक सभ्य परिवार की भांति है, जहां सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मगर सच्चाई इससे कोसों दूर थी। डेविड के पिता न केवल एक नशेड़ी थे, यहां तक कि वो कई सारी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। ट्रूनिस डेविड की मां जैकी से 17 साल बड़े थे और उन्होंने जैकी से कभी भी कानूनी तौर पर शादी नहीं की थी। हर रात डेविड और उनकी मां क्लब में रात भर काम करते थे। रात को वो गंदे टॉयलेट साफ करते और वहीं पर सोते थे। जब भी काम में कोई गलती होती तो डेविड और उनकी मां को ट्रूनिस बहुत मारते थे। डेविड अक्सर मार के कारण अपने शरीर पर पड़े निशानों को छुपाने का प्रयास करते थे। स्कूल में उनकी यही कोशिश रहती थी कि कोई भी उनकी मार के निशानों को न देखे, क्योंकि यदि कोई उनके निशानों को देख लेता तो ये निशान और ज्यादा गहरे हो जाते। उनके पिता ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी और को उनके घर की बात पता चले। डेविड और उनकी मां दोनों उनके पिता के डीजे क्लब में हर वक्त काम करते थे। उनके पिता ने किसी भी अन्य कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं रखा था। डेविड के पिता की आसपास के मोहल्ले में अच्छी खासी पहचान थी, जिसके कारण लोगों को हमेशा यही लगता था कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जो अपने बच्चों और पत्नी का बेहद ख्याल रखता है। एक दिन जब डेविड की मां ने एक छोटी सी गलती कर दी तो ट्रूनिस को बहुत गुस्सा आ गया। इस गलती पर वो अपनी बेल्ट निकालकर अपनी बीवी जैकी को लगातार मारता रहा। आखिरकार जैकी ने घर में लगा इमरजेंसी अलार्म बजा दिया, जिससे ट्रूनिस रुका और ऊपर चला गया। उसे पता था कि पुलिस रास्ते में ही होगी। जब पुलिस आई तो ट्रूनिस पहले से ही दरवाजे पर खड़ा हो गया और पुलिस वालों से हंस हंस कर बातें करने लगा। पुलिस ने डेविड की मां जैकी को ट्रूनिस के पीछे खड़ा देखा। उन्होंने ये भी देखा कि जैकी का चेहरा सूजा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ट्रूनिस का एक अच्छा खासा रुतबा था और उसकी पहुंच पुलिस तक भी थी। डेविड और उनकी मां को यह एहसास हो गया था कि उनको बचाने वाला कोई नहीं है। एक दिन ट्रूनिस सब लोगों को एक क्लब लेकर गया।
जहां वो जुए में लाखों रुपए हार गया। जब सब लोग वापस अपने घर आ रहे थे, तब डेविड ने केवल इतना कहा कि उन्हें इस क्लब में नहीं जाना चाहिए था। यह सुनते ही ट्रूनिस आग बबूला हो गया। उसने डेविड को कहा कि वो घर जाते ही अपने कपड़े निकाल दे। डेविड जैसे ही घर पहुंचा, उसने ट्रूनिस की बात मानी और डरते हुए हॉल में जाकर कपड़े उतारकर खड़ा हो गया। उसे यह मालूम था कि आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बुरी मार पड़ने वाली है। हॉल की लाइट बंद थी, जिसके कारण डेविड ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने गेट के खुलने की आवाज सुनी तो वो डर गया। उस हॉल में केवल इतना ही उजाला था कि वो ट्रूनिस की आंखें और थोड़ा चेहरा ही देख पा रहा था। ट्रूनिस ने बेल्ट निकालकर पहले डेविड की कमर पर मारा। जब डेविड ने अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, तब ट्रूनिस ने उसकी जांघों और पैरों पर मारना शुरू कर दिया। डेविड अब यह कोशिश कर रहा था कि वो अपने हाथों से अपने पर लगने वाली चोट को कम करे, मगर ट्रूनिस की मार उसके नन्हे और नाजुक हाथों से कहां रुकने वाली थी। धीरे धीरे डेविड की आंखों से आंसू आने लगे और वो बेहद गुस्सा होने लगा। वो इन सब का अंत चाहता था, जिसकी शुरुआत अब होने वाली थी। वो अब चुपचाप खड़ा होकर ट्रूनिस की हर मार को सहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में इतना गुस्सा भरा था कि वो ट्रूनिस को उसी समय मार देना चाहता था। ट्रूनिस जब डेविड को मार रहा था, तो डेविड लगातार ट्रूनिस की आंखों में देख रहा था, जिससे ट्रूनिस को यह न लगे कि उसने डेविड को झुका दिया है। जब डेविड की मां जैकी को यह बात पता लगी, तो उसकी सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी थी। वो अब तक ट्रूनिस को केवल इसलिए झेल रही थी क्योंकि उसे पता था कि ट्रूनिस ने अब तक कानूनी तौर पर उससे शादी नहीं की है। इसी कारण उसे कानूनी रूप से ट्रूनिस की संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जैकी को यही चिंता सता रही थी कि वो अकेले अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएगी। मगर जैकी अब ये सोच चुकी थी कि वो अब ये सब नहीं सहेगी। उसने शाम को खाना खाते वक्त डेविड और उसके भाई को कहा कि वो लोग अपना बैग पैक कर लें, क्योंकि वो लोग अब और इस घर में नहीं रहेंगे। ट्रूनिस उस वक्त अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। जब उसने ये सुना कि जैकी उसे छोड़कर जा रही है, तो उसने गुस्से में जैकी से कहा कि वो लोग उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब जैकी के सामने यह समस्या थी कि उसे अपने और अपने बच्चों के लिए रहने की जगह ढूंढनी थी। तब उसने अपनी मां के पास ब्राजील जाने का निर्णय लिया। अपनी नानी के पास डेविड और उसका बड़ा भाई ट्रूनिस जूनियर करीब 6 महीने तक रहे, जिसके बाद वो स्कूल जाने की योजना बनाने लगे। लेकिन डेविड का बड़ा भाई वहां नहीं रहना चाहता था, क्योंकि ट्रूनिस का व्यवहार ट्रूनिस जूनियर के प्रति काफी अच्छा था। हालांकि ट्रूनिस उसे भी कभी कभी पीटता था, लेकिन वो उसे अपना वारिस मानता था। कई बार ट्रूनिस अपने बड़े बेटे ट्रूनिस जूनियर को यह भी बोलता था कि एक बार तुम बड़े हो जाओ, फिर घर की जिम्मेदारी तुम संभालोगे। ट्रूनिस की यह बात जैकी को पीटने पर भी लागू होती थी। हालांकि ट्रूनिस जूनियर कभी भी अपनी मां को ट्रूनिस के हाथों पीटते हुए नहीं देख पाया। उसकी आंखें और उसका मन इतना दर्दनाक दृश्य देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब भी ट्रूनिस जैकी को पीटता था, तो ट्रूनिस जूनियर हमेशा अपने कमरे के बाहर खड़ा रहता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता का व्यवहार बाकियों की तुलना में उसके साथ थोड़ा अच्छा है, तो उसने वहीं रहना पसंद किया। डेविड जब स्कूल गया, तो उसे दूसरी कक्षा में रखा गया। दूसरी कक्षा में उस उम्र का वो एकमात्र विद्यार्थी था जो कमजोर था। उसे दूसरी कक्षा की पढ़ाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन किस्मत से डेविड को एक अच्छी शिक्षिका सिस्टर कैथरीन मिली, जिसने डेविड का ख्याल रखा और उसे हर बात ठीक से समझाई। उन्हीं के कारण डेविड धीरे धीरे पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अगले साल जब डेविड तीसरी कक्षा में आया, तो सिस्टर कैथरीन उसके साथ नहीं थी। नई शिक्षिका, जिसका नाम मिस डी था, पहले वाली शिक्षिका सिस्टर कैथरीन जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि डेविड का अतीत कैसा था, इसलिए वो डेविड को खूब डांटती थी। धीरे धीरे डेविड ने परीक्षाओं में चीटिंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो मिस डी की डांट से बच जाया करता था। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चला। मिस डी को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने डेविड की मां को कहा कि वो डेविड को स्कूल में तभी रखेंगी जब वो डॉक्टर से उसके लिए थेरेपी सेशन लें और उसके पागल न होने का प्रमाण पत्र लेकर आएं। डेविड और उनकी मां जैकी को यह बात सुनकर बड़ा धक्का लगा। जब जैकी डेविड को डॉक्टर के पास लेकर गई, तो वहां पर कई पागल बच्चे थे। डेविड को इस बात का पूरा एहसास था कि वो पागल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो डिप्रेशन का शिकार था।
डेविड को इससे पहले भी एक बीमारी हो चुकी थी जिसमें उसके कान से लगातार खून निकलता था। उस समय ट्रूनिस ने उसका इलाज नहीं कराने दिया था, लेकिन अब जैकी ने सोच लिया था कि वो डेविड का इलाज कराएगी, मगर उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। धीरे धीरे डेविड को यह लगने लगा कि वो केवल असफल होने के लिए ही बना है। डेविड पूरी तरह से टूट चुका था। उसे इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चैलेंज संख्या 1। डेविड की जिंदगी में मुश्किलें काफी जल्दी आ गईं, लेकिन सबका बुरा समय इसी तरह का हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए याद कीजिए कि आपका बुरा समय कब आया था। क्या आपके साथ भी कभी इस प्रकार की मारपीट की गई थी? यदि हां, तो आप वहीं से यह सोचने लगे होंगे कि आप एक सीमित क्षमता वाले व्यक्ति हैं। इसी सोच के चलते हम अपने आप को आगे धकेलना बंद कर देते हैं। आप आज ही एक डायरी में यह सब लिखना शुरू कर दीजिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता के आड़े आ रहा है। वो व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, आपके घर में, आपके स्कूल में या आपके पड़ोस में। एक बार आप अपनी सूची बना लें तो इसे आप जिसके साथ चाहें उसके साथ साझा कीजिए। आप चाहें तो इसे सोशल मीडिया पर भी एक फोटो के साथ पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि कैसे आपको एक प्रकार के बुरे अनुभव का सामना करना पड़ा था। इससे यह होगा कि आप उस बुरे अनुभव से आगे बढ़ेंगे और अगले कदम की तैयारियां करने लगेंगे। सच का दर्द। डेविड और उसके परिवार की अगले कुछ सालों तक जिंदगी इसी तरह मुश्किलों से गुजरती रही, मगर आखिरकार कुछ समय बाद डेविड और उसकी मां जैकी को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। जैकी उन दिनों विल्मथ इरविंग नाम के आदमी से मिली, जो एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वो बहुत कम समय में जैकी से बहुत करीब आ गया था। साथ ही साथ वो डेविड को भी बहुत पसंद करता था और डेविड को हमेशा अपने बेटे की तरह रखता था। जैकी और विल्मथ धीरे धीरे करीब आने लगे। डेविड भी इस बात से काफी खुश था, क्योंकि जब वो अपने पहले पिता ट्रूनिस के घर रहते थे तब उनके पास पैसा तो होता था, लेकिन वहां उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। फिर जब वो वहां से अपनी नानी के घर रहने आया तो गरीबी ने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। लेकिन आखिरकार जैकी को एक नया हमसफर मिला, जो न केवल जैकी और डेविड से प्यार करता था, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी। जैकी अब विल्मथ के साथ होती थी तो वो बहुत खुश रहती, और यही चीज उसकी हंसी में भी देखी जा सकती थी। डेविड जब अपनी मां को इतना खुश देखता तो उसे भी बहुत अच्छा लगता था। वो सोचता था कि अब उसकी मां आखिरकार खुश है, जिसकी वो हकदार भी है। कुछ महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और जैकी और विल्मथ ने शादी करने का निर्णय ले लिया। सभी रिश्तेदार इस बात से बेहद खुश थे कि अब आखिरकार डेविड और जैकी एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। विल्मथ एक बार जैकी और डेविड से मिलने उनके घर आया हुआ था। उस दिन उन सबको एक फुटबॉल मैच देखने जाना था, लेकिन किसी कारणवश विल्मथ ने डेविड और जैकी से किसी और दिन फुटबॉल मैच देखने जाने के लिए कहा और खुद भी अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन जैकी को यह खबर मिली कि किसी ने विल्मथ की गोली मारकर हत्या कर दी। जैकी ये सुनकर कुछ मिनटों के लिए एकदम सुन्न पड़ गई। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी कि आखिरकार इस बात की वो क्या प्रतिक्रिया दे। वो विल्मथ के साथ बिताए उन सभी लम्हों को याद करने लगी जिसमें वो खुश थी। डेविड खुश था और विल्मथ भी मुस्कुरा रहा था। जैकी और डेविड उस वक्त जब विल्मथ के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पिछली रात कुछ गुंडे विल्मथ की हत्या करके भाग गए। जब डेविड वहां पहुंचा तब विल्मथ की लाश खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही थी। उस रात डेविड और जैकी को विल्मथ के घर रुकने के लिए कहा गया। उनके साथ विल्मथ के पिता भी थे। उन्होंने 2 बंदूकें भी अपने पास रखी थीं, जिससे अगर हमलावर वापस आए तो वो उनका मुकाबला कर सकें। मगर उस रात जैकी और डेविड अपनी जान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। वो बस विल्मथ को लेकर अत्यधिक भावुक हो गए थे। डेविड ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगा कि अब शायद उसके जीवन में अच्छा समय आ गया है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत निकला। अगले कुछ महीनों तक न तो डेविड और न ही उसकी मां जैकी इस सदमे से उबर पाए। जैकी जो बिल्कुल टूट चुकी थी, उसकी एकमात्र उम्मीद उसके सामने खून से सनी पड़ी थी। वो एक बार भी विल्मथ के जाने के बाद रोई नहीं, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर घुट रही थी।
ये बात उसके व्यवहार में भी लगातार दिख रही थी। जैकी की नींद भी बहुत कम हो गई और वो अक्सर टीवी देखते देखते सोफे पर सो जाया करती थी। वहीं डेविड ने जल्द ही एक स्कूल में दाखिला ले लिया और वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौटने लगा। मगर उसके जीवन में हादसों का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। एक बार जब डेविड बस में बैठकर अपने स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि एक गाड़ी में से छोटा बच्चा निकलकर उसकी बस की तरफ भागते हुए आ रहा था। उस वक्त बस रुकी हुई थी। उस बच्चे के हाथों में कुछ बिस्किट थे। जैसे ही बच्चा बस के करीब पहुंचा तो बस चालू हो गई और बच्चा बस के नीचे कुचल गया। डेविड, जो केवल एक 15 साल का छात्र था, यह हादसा देखकर एकदम सहम और घबरा गया। उसी वक्त सभी बच्चों को बस से नीचे उतरने के लिए कहा गया। डेविड भी बस से नीचे उतर गया, लेकिन जब उसने उस बच्चे का कुचला हुआ सिर देखा तो वो अंदर तक हिल गया और उसे विल्मथ की याद आ गई। उसे उस बच्चे की जगह विल्मथ की लाश दिखाई देने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे विल्मथ का शरीर जमीन पर खून से सना पड़ा था। डेविड एक और सदमे को झेल नहीं पाया। उस दिन घर आकर डेविड पूरे दिन सदमे में रहा। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। कुछ दिन के लिए उसकी जो जिंदगी सामान्य हुई थी, उसमें अब दोबारा बड़ी उथल पुथल मच चुकी थी। डेविड अब धीरे धीरे इस सदमे से भी उभरने लगा था, लेकिन समस्याएं अब भी डेविड का पीछा कहां छोड़ने वाली थी। एक बार डेविड और उसका ममेरा भाई शहर से दूर कहीं घूमने गए। जब वो वहां से पैदल वापस आ रहे थे, तब रास्ते में एक गाड़ी उनके पास से गुजरी, जिसमें बैठे एक गोरे आदमी ने खिड़की से निकलकर कहा कि ये काले लोग यहां कैसे आ गए। डेविड को अब इन सब बातों की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने और उसके भाई ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस अपना सिर झुकाकर सड़क के किनारे चलते रहे। मगर वो गाड़ी आगे जाकर रुकी और उसमें बैठा गोरा आदमी बंदूक लेकर डेविड के सामने आ गया। बंदूक को डेविड के सामने तानकर उसने फिर उनसे पूछा, तुम काले लोग कहां से हो और इस शहर में क्यों आए हो? हालांकि डेविड ने पहले भी कई बार ऐसे हालातों का सामना किया था, लेकिन इस तरह की परिस्थिति का वो पहली बार सामना कर रहा था, जहां उसके सिर पर कोई बंदूक ताने खड़ा था। वो बस यही सोच रहा था कि वो उसका जवाब दे या नहीं। आखिरकार डेविड और उसके भाई ने कुछ न बोलने का निर्णय लिया। वो व्यक्ति डेविड और उसके भाई को गंदी गालियां देकर वहां से चला गया। तब दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली, लेकिन डेविड का आत्मविश्वास अंदर से ध्वस्त हो चुका था। वो अपने आप को कीड़े मकोड़ों की तरह मानने लगा था। वो सोचने लगा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है और लोग ये क्यों नहीं समझते कि हमारी चमड़ी का रंग हमारे व्यवहार को बिल्कुल भी बयान नहीं करता। घर आकर डेविड ने यह बात अपनी मां को नहीं बताई, लेकिन वो रात भर इसके बारे में सोच सोच कर रोता रहा। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने डेविड के साथ भेदभाव को आमंत्रित किया। एक बार डेविड अपनी कक्षा में बैठकर अपनी शिक्षिका की बात सुन रहा था। उस वक्त जब उसने अपनी नोटबुक खोली तो उसने देखा कि उसकी नोटबुक पर किसी ने एक काले व्यक्ति का चित्र बना दिया था, जिसके पीछे आपत्तिजनक और भद्दी गालियां भी लिखी हुई थी। डेविड ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अब तक किसी ने भी उसको कम से कम उसके स्कूल में तो इस तरह की भेदभाव भरी बातें नहीं कही थी। लेकिन उस दिन डेविड ने यह देखा कि उसके स्कूल के साथी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और उसे एक निम्न दर्जे का व्यक्ति मानते हैं। डेविड तब बिना किसी को देखे अपनी नोटबुक उठाकर कक्षा से बाहर चला गया। पीछे से उसकी शिक्षिका उसे बुलाती रही, लेकिन वो रोते हुए सीधे प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचा। उसने उस नोटबुक को प्रिंसिपल की टेबल पर फेंका और कहा, अब बस हो गया, मैं अब और नहीं सह सकता। प्रिंसिपल ने उसकी किताब देखी और कहा कि डेविड, इसमें तो काले व्यक्ति की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, यह जरूर कोई बेवकूफ होगा। डेविड प्रिंसिपल की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और रोता रहा। डेविड के लिए परेशानियां यहीं नहीं रुकी। वो लगातार रंग भेद से जुड़े इस तरह के तानों का सामना करता रहा, मगर एक घटना ऐसी हुई जिसने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। डेविड को अपने स्कूल में एक लड़की बेहद पसंद थी। वो लड़की भी डेविड को बहुत पसंद करती थी। एक बार जब वो दोनों एक कैफे में कॉफी पी रहे थे तो उसी वक्त उस लड़की को उसके पिता ने डेविड के साथ देख लिया। उसके पिता ने लड़की को बुलाया और कहा, अगर आइंदा तुम इस लड़के के साथ में दिखी तो तुम्हारी खैर नहीं। यह सुनकर डेविड अंदर ही अंदर पूरी तरह से बिखर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका काला होना उसको इतनी बेइज्जती का पात्र बनाएगा। वो अब पूरी तरह से हार चुका था।
वो किसी से भी सहानुभूति की उम्मीद नहीं कर रहा था। डेविड के शरीर को मानो लकवा मार गया हो। यह उसके जीवन का सबसे शर्मिंदगी भरा पल था, जो वास्तव में उस बंदूक वाली घटना से भी ज्यादा शर्मनाक था, क्योंकि यह घटना भरी भीड़ के सामने हुई थी और ये शब्द भी एक पढ़े लिखे व उम्र दराज व्यक्ति के मुंह से निकले थे। इन सब परेशानियों के बीच डेविड के मन में एक सपना था, जो अब भी पल रहा था। डेविड के दादाजी अमेरिकी वायुसेना में एक रसोइया थे, जहां उन्होंने 30 साल तक काम किया था। उनको अपनी इस नौकरी पर इतना गर्व था कि वो अपनी सेना की वर्दी हर रविवार को चर्च में जाते वक्त पहनते थे। यही देखकर डेविड भी वायुसेना में जाने के लिए प्रेरित हुआ। वायुसेना में भी जो नौकरी डेविड को सबसे ज्यादा पसंद थी, वो पैराट्रूपर्स की थी। पैराट्रूपर्स वो लोग होते हैं जो वायुयान से पैराशूट की मदद से कूदकर पायलट और सेना के जवानों की जान बचाते हैं। डेविड ने इस बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह के लिए एक कोर्स में दाखिला लिया। वहां उसने एक पैराट्रूपर स्कॉट गैरन का भाषण सुना। अपनी ट्रेनिंग के दौरान की कहानियां सुनाते हुए स्कॉट ने बताया कि कैसे उसे 13,000 फीट की ऊंचाई से कूदना पड़ा था। एक दिन जैसे ही वो कूदा तो कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसका पैराशूट ठीक से नहीं खुला और उसके साथी के पैराशूट से उलझ गया। इसके कारण वो दोनों ठीक से लैंड नहीं कर पाए। जल्द ही स्कॉट जमीन पर गिर गया और वो लुढ़कता ही गया। सबने सोचा कि स्कॉट की मौत हो गई है, लेकिन उस समय उसमें थोड़ी जान बाकी थी। स्कॉट को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके दिल ने 2 बार धड़कना बंद कर दिया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। उसके बाद भी स्कॉट का फिर से पैराट्रूपर्स में शामिल होने का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि इतनी चोटें लगने के बाद पैराट्रूपर्स का दोबारा वायुसेना में दाखिल होना बहुत ही मुश्किल होता है। उस वक्त स्कॉट लगातार अपने ठीक होने पर ध्यान देने लगा और 18 महीने के प्रयास के बाद एक असंभव काम को करने की कोशिश में लग गया। उसने अपने सारे बुरे हालातों को पार करके खुद को फिर से पैराट्रूपर्स में शामिल किया। डेविड ये कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि कैसे एक असंभव कार्य को स्कॉट ने संभव किया। अपने ऊपर आई हर परेशानी को सहने के बाद डेविड को आखिरकार अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था। डेविड अब ये सोच चुका था कि उसे किस रास्ते पर चलना है। इसके बाद डेविड ने बास्केटबॉल के खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू किया, जिससे कम से कम वो अपने स्कूल के बच्चों के सामने अपनी कुछ प्रतिष्ठा बना सके और उसका मनोबल भी बढ़ा रहे। हालांकि वो पढ़ाई में अब भी पहले जितना ही कमजोर था और वो परीक्षा में केवल धोखाधड़ी करके पास हुआ करता था। लेकिन सेना में जाने का अर्थ है अनुशासन, जिससे डेविड अब भी काफी दूर था। मगर उसके जीवन में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसने डेविड को बदलने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। पहली घटना तब हुई जब डेविड सेना में दाखिल होने वाली एक परीक्षा में फेल हुआ। डेविड उस परीक्षा में अपनी ओर से जितनी तैयारी कर सकता था करके गया था। उसने सोचा था कि स्कूल की तरह इस परीक्षा में भी वो नकल कर लेगा, लेकिन ये परीक्षा अलग थी। डेविड के आसपास जो बच्चे बैठे थे वो एक अलग विषय की परीक्षा दे रहे थे, इसलिए डेविड के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिससे वो नकल कर पाए। डेविड उस परीक्षा में 99 अंकों में से केवल 20 अंक ही प्राप्त कर पाया, जो सेना में भर्ती होने के लिए कम से कम 36 अंकों से काफी कम थे। इस घटना ने डेविड को काफी उदास तो किया ही, मगर साथ ही साथ इसने डेविड को यह भी एहसास दिलाया कि उसे अपने आप को बदलने की कितनी जरूरत है। उसके जीवन की दूसरी घटना उसकी मां जैकी से जुड़ी थी। डेविड की मां जैकी जब भी डेविड को कुछ बताती थी तो डेविड उसे सुनने से साफ इनकार कर देता था। डेविड लगातार कॉलेज छोड़कर अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर बैठा रहता था। उसकी जिंदगी का कोई भी उद्देश्य नहीं था। जब एक दिन डेविड अपने दोस्त के यहां था तो वहां उसकी मां जैकी का फोन आया, जिसने उससे कहा कि उसके कॉलेज से एक पत्र आया है। उस पत्र में यह लिखा था कि डेविड 1 साल में आधे से ज्यादा बार कक्षाओं में नहीं आया है, तो यदि डेविड इन सब कक्षाओं में ना आने का कोई वाजिब कारण नहीं बताता तो वो इस साल कॉलेज पास नहीं कर पाएगा। यह सुनकर डेविड कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर रुककर उसने कहा, मैं आकर पत्र लेता हूं। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मां के पास गया तो उसकी मां ने उससे कुछ नहीं कहा और उसे बस एक सैंडविच बनाकर दे दिया। डेविड अपने कमरे में जाकर उस पत्र को देखने लगा। उसके बाद वो नहाया और खुद को शीशे में देखने लगा। तब उसे यह एहसास हुआ कि वो एक ऐसा इंसान बन गया है जिसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। वो एक ऐसा लड़का है जिसे कोई अपने साथ नहीं रखना चाहेगा।
डेविड अपने आप से घृणा करने लगा। उसने खुद से कहा कि आखिरकार ऐसे इंसान को वायुसेना क्यों रखेगी। उसी दिन से डेविड ने सोच लिया कि उसे अपने आप को बदलना है, और यहीं से शुरू हुई डेविड की अपने आप को बदलने की कहानी। डेविड ने अपने आप से वादे करने शुरू कर दिए। उसने खुद से कहा कि अब उसे बेकार गुंडे की तरह रहना बंद करना होगा। उसे परीक्षा में नकल करनी भी बंद करनी होगी, क्योंकि यह अनुशासित जीवन ही उसे वायुसेना में भर्ती करवा सकता था। डेविड अब लगातार वायुसेना में भर्ती होने की तैयारी में लग चुका था। वो हर दिन भागता, जिम जाता और पढ़ाई भी मन लगाकर करता था। धीरे धीरे उसकी मां को भी यह एहसास हो गया कि डेविड इस बार वायुसेना में भर्ती होने के लिए काफी गंभीर है। जैकी ने डेविड के लिए एक शिक्षक रखा जो उसको यह बताएगा कि वो कैसे वायुसेना में भर्ती हो सकता है। धीरे धीरे डेविड हर चीज में बेहतर होने लगा और 6 महीनों के अंदर ही उसने अपनी पढ़ाई का स्तर 4th कक्षा से उच्च विद्यालय के स्तर तक पहुंचा दिया। अपने तीसरे प्रयास में डेविड आखिरकार वायुसेना की परीक्षा पास करने में सफल हुआ और वायुसेना में भर्ती हो गया। लेकिन क्या संघर्ष अब डेविड का साथ छोड़ चुका था? यह देखने वाली बात थी। चैलेंज संख्या 2। डेविड के लिए अब वो वक्त आ चुका था जब वो खुद की नजरों से नजरें मिलाकर खुद का सामना करें। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए आप अपने घमंड को बढ़ावा न दें। जब आप अपने घमंड को बढ़ावा देते हैं तो वास्तव में वही आपको एक वास्तविक हीरो बनने से रोकता है। डेविड ने यह काम शीशे के सामने देखकर खुद से बात करके किया। आप भी ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हैं जिससे आप अपने असुरक्षित विषयों और अपने सपनों के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपने आप को लगातार ये याद दिलाइए कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, और जब भी आप अपने उस लक्ष्य से भटकें तो खुद को ये याद दिलाइए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए अपने हर कदम को देखना शुरू कीजिए। आपका उठाया हर कदम क्या आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। अपनी गलतियों को नकारना बंद करें। आप जैसा महसूस करते हैं आप कम से कम खुद को तो वैसा ही बताइए। अगले ही दिन डेविड नेवी के अफसरों को फोन लगाने लगा और अपनी कहानी बताकर यह कहने लगा कि उसे नेवी की सील ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है, मगर हर किसी ने उसे नकार दिया। लेकिन एक अफसर ऐसा था जिसने डेविड को उससे मिलने के लिए कहा। जब डेविड उससे मिलने गया तो उसने डेविड के वजन का मजाक उड़ाकर उसे वापस भेज दिया। मगर इन सब समस्याओं के बाद डेविड को आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति मिला जो नेवी में भर्ती करने का काम देखा करता था। डेविड उससे मिलने गया, लेकिन इस बार उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, क्योंकि पिछली बार उसकी उम्मीद उसके मजाक बनने के साथ ही खत्म हो गई थी। इस अफसर का नाम था शाल्जो। जब डेविड वहां पहुंचा तो हर कोई उसे देखकर हैरान था, लेकिन शाल्जो उसे देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। उसने डेविड का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसे तुरंत वजन तौलने वाली मशीन पर खड़ा होने के लिए कहा। उस वक्त नेवी में अधिकतम स्वीकार्य वजन 95 किलो के आसपास था। डेविड ने अपने कदम तराजू पर रखे और दोबारा बेइज्जती सुनने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सामने 135 किलो का आंकड़ा दिखा, तब शाल्जो मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक हट्टे कट्टे इंसान हो। नेवी में थोड़े फुर्तीले इंसान चाहिए होते हैं, इसलिए तुम्हें अपने वजन को आने वाले 3 महीनों के अंदर कम करना होगा। यह सुनकर डेविड सोचने लगा कि आने वाले केवल 3 महीनों में उसे करीब 45 किलो वजन कम करना होगा। शुरुआत में डेविड को लगा कि यह काम बिल्कुल असंभव है, जिसे वो शायद ही कर पाए, मगर अब डेविड के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अगले कुछ हफ्तों तक डेविड नेवी सील की परीक्षाओं की तैयारी में लग गया और उसने अपनी मेहनत के बूते पर सभी परीक्षाएं भी पास कर लीं। लेकिन एक परीक्षा ऐसी थी जिसमें उसके जरूरत से थोड़े कम अंक आए थे। इसके अलावा अभी उसकी शारीरिक परीक्षा होनी भी बाकी थी, जिसकी तैयारी वो जल्द शुरू करने वाला था। यह काम डेविड को इतना असंभव लग रहा था कि उसने अपने रेस्टोरेंट की नौकरी भी नहीं छोड़ी। उसे यह लगा कि अगर वो नेवी में भर्ती होने में सफल नहीं हो पाया तो कहीं वो अपनी पुरानी नौकरी से भी हाथ न धो बैठे। हालांकि डेविड ने लिखित परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन एक विषय में उसका प्रदर्शन थोड़ा ढीला रह गया था। इसलिए उसको 4 हफ्ते बाद दोबारा सारी परीक्षाएं देनी थी।
जब रेस्टोरेंट में डेविड ने एक बार फिर उन कॉकरोचों और कीड़े मकोड़ों के साथ जिंदगी बिताई तो उसने इस बार पूरी तरह से ये ठान लिया था कि अब वो वापस इस रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। उसी दिन से डेविड ने अपने जूते की डोरियां बांधी और दौड़ना शुरू कर दिया। पहली दौड़ के बाद उसके पैरों में भयानक दर्द होने लगा और उसके फेफड़ों ने केवल 1 किलोमीटर की दौड़ के बाद ही हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अब डेविड रुकना भूल चुका था, इसलिए वो उन सभी कठिनाइयों के बावजूद दौड़ता रहा। वो रोजाना सुबह 4:30 बजे उठकर 2 घंटे दौड़ने जाता था और फिर वापस आकर पढ़ाई करता था। डेविड का वजन ज्यादा होने के कारण वो भागने की बजाय साइकिल चलाने में ज्यादा समय बिताया करता था, क्योंकि उसका अपने इतने ज्यादा वजन के साथ भागना काफी मुश्किल होता था। डेविड ने अपना खाना भी बहुत कम कर दिया था। कम कैलोरी के लिए वो दिन में केवल एक बार ही खाना खाता, जिसका नतीजा भी अब सामने आने लगा था। 2 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अब डेविड का वजन 10 किलो कम हो गया था, मगर नेवी में जाने के लिए ये वजन अब भी काफी ज्यादा था। अब डेविड ने धीरे धीरे कसरत करनी भी शुरू कर दी। जैसा कि अक्सर वजन कम करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है कि शुरुआत में तेजी से वजन गिरने के बाद एक समय ऐसा आता है जब शरीर वजन कम करना बंद कर देता है। डेविड के साथ भी यही हुआ। उसका वजन कुछ समय के बाद गिरना बंद हो गया। अब डेविड के पास अपनी इस यात्रा को आगे जारी रखने का एक ही रास्ता था कि वो अपनी कसरत को और ज्यादा बढ़ा दे। ट्रेनिंग के 1 महीने पहले डेविड का वजन करीब 105 किलो के आसपास था। वो अब दिन में करीब 10 से 12 किलोमीटर तक दौड़ा करता था और करीब 30 किलोमीटर तक साइकिल चलाता था। इसके अलावा उसने तैराकी करनी भी शुरू कर दी थी। ये सब वो कड़ाके की सर्दी में किया करता था। लेकिन अब शरीर के साथ साथ डेविड को अपनी मानसिक तैयारी भी पूरी तरह से करनी थी। वो केवल कम वजन के साथ नेवी सील की परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको लिखित परीक्षा भी दोबारा पास करनी होगी। इसलिए वो पढ़ाई को भी ज्यादा समय देने लगा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब नए विषय की परीक्षा का नतीजा आना था। डेविड अपना परिणाम लेने के लिए ऑफिस पहुंचा। वो वहां के कर्मचारी से अपने परिणाम की मांग करने लगा और जब उसका परिणाम उसके सामने आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरकार अब सभी परीक्षाएं पास कर ली थीं। शाल्जो ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसने डेविड से मिलकर डेविड की इस सफलता का जश्न मनाया। चैलेंज संख्या 3। आपकी यात्रा का पहला चरण हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर मेहनत की दुनिया में कदम रखना होता है। इसलिए अपना पहला कदम इतने आत्मविश्वास के साथ उठाएं कि वो आपको अंत तक रुकने न दे। हमेशा ध्यान रखें कि आप वो काम जरूर करें जिससे आपको डर लगता हो। इस तरह के काम करने से आप धीरे धीरे अपने डर पर हावी होने लगेंगे और अगर भविष्य में कुछ ऐसी चुनौती आपके सामने आती है तो आप उसके सामने नहीं झुकेंगे। आप जिस भी चीज को बदलना चाहते हैं उसकी फोटो लें और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें। इसके साथ ही उस तस्वीर के नीचे ये भी लिखें कि आप इसमें क्या बदलाव लाने वाले हैं और बदलाव के प्रयास में जुट जाएं। एक असंभव कार्य। अपने तीसरे प्रयास में डेविड वायुसेना की परीक्षा को पास करके सेना में भर्ती हो गया। लेकिन डेविड की जिंदगी भला इतनी आसान कैसे हो सकती थी? प्रशिक्षण के दौरान सेना के डॉक्टरों ने बताया कि डेविड को सिकल सेल एनीमिया है। ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की रक्त कोशिकाएं असामान्य होती हैं। उससे उसके शरीर में रक्त की कमी के लक्षण आने लगते हैं। इसी के चलते डेविड को वायुसेना से निकाल दिया गया। हारा हुआ डेविड अब अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा था। उसे लगने लगा कि शायद नियति ही उसे एक असफल व्यक्ति बनाना चाहती है और शायद उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण वो हर जगह असफलता का मुंह देख रहा है। इस दौरान डेविड ने शादी कर ली और एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसका काम चूहों को पकड़कर रेस्टोरेंट से दूर छोड़कर आने का था। डेविड को पता था कि ये वो काम नहीं है जो वो करना चाहता है। उसे तो वायुसेना में भर्ती होना था, लेकिन अब हालात थोड़े अलग थे। जब डेविड की उम्र 19 साल की थी तब उसका वजन करीब 80 किलो के आसपास था और 4 सालों बाद वो करीब 130 किलो का हो गया था। इस वजन के साथ उन्हें केवल चूहे पकड़ने की नौकरी ही मिल सकती थी। अब वायुसेना में भर्ती होना उसके लिए एक सपना मात्र ही रह गया था। डेविड को अपनी इस नौकरी में केवल एक ही चीज पसंद थी और वो ये थी कि इसे करते वक्त उसे किसी से मिलना जुलना नहीं पड़ता था।
लोग उन्हें देख नहीं सकते थे क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। जहां लोग कम से कम होंगे, चूहे वहीं ज्यादा होंगे। कभी कभी डेविड दरवाजे के शीशे में खुद की झलक देखा करता था, लेकिन वो ये मानने से इनकार कर देता था कि इस शीशे में दिखाई देने वाला व्यक्ति वही है। डेविड बस चूहे और कीड़े मकोड़े जो रेस्टोरेंट में खाने को खराब करते थे, उन्हें मारकर फेंक दिया करता था। रेस्टोरेंट में काम करने से पहले डेविड ने एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी की थी, जहां उन्हें महीने के $700 मिलते थे। रात में डेविड हमेशा यह सोचता था कि वो चाहता तो वायुसेना में रुक सकता था, क्योंकि जब वायुसेना में डॉक्टरों ने उन्हें यह बताया कि उनको सिकल सेल एनीमिया है, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्हें तुरंत वायुसेना छोड़नी पड़ेगी, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि डेविड को शुरू से सारा प्रशिक्षण दोबारा करना होगा। मगर वायुसेना का प्रशिक्षण इतना कड़ा था कि डेविड की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी कि वो फिर से पूरा प्रशिक्षण करे। वो मन ही मन इस बात को लेकर खुश था कि उसे अब इतना कड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वो लोगों के सामने दुखी दिखने का प्रयास करता था, जिससे कोई उसे ये न बोले कि वो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। वो अपनी किस्मत को इसका जिम्मेदार ठहराकर अपनी परेशानियों और कड़ी मेहनत से बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इन सब परेशानी के बीच डेविड के साथ एक अच्छा काम हुआ। डेविड की शादी उसकी मनपसंद लड़की पेम से हुई थी। पेम वही लड़की थी जिसके पिता ने एक बार डेविड को उसके काले रंग के लिए बेइज्जत किया था। उस वक्त पेम के पास भी कोई नौकरी नहीं थी, इसी कारण अब सारी जिम्मेदारी डेविड पर ही थी। इन सभी परेशानियों का सामना करते हुए डेविड अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहा था। तभी एक दिन डेविड को एक अखबार की हेडलाइन ने अपनी ओर आकर्षित किया। उस हेडलाइन में लिखा था, नेवी सील, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग। इस हेडलाइन को पढ़कर डेविड काफी उत्साहित हो गया और उस अखबार को करीब 30 मिनट तक लगातार पढ़ता रहा। उसे पढ़कर डेविड को यह पता चला कि नेवी सील सेना की सबसे कठिन प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाली शाखा है, जहां जाने वाले लोग वास्तव में लोहे से भी कठोर होते हैं। जब डेविड ने यह देखा कि नेवी सील के जवान किस प्रकार के होते हैं, तो उसे वो सब गुण दिखे जो उसके भीतर दूर दूर तक नहीं थे। नेवी के ये जवान आत्मसम्मान, गौरव, योग्यता, मेहनत और बुद्धिमत्ता का एक अनूठा मिश्रण थे। वहीं दूसरी ओर डेविड एक हारा हुआ और कमजोर इंसान था, जो कीड़े मकोड़ों जैसी एक जिंदगी जी रहा था। डेविड बार बार नेवी के उन युवाओं की ओर देख रहा था और यह सोच रहा था कि क्या उसके अंदर भी ऐसा जज्बा बाकी है जो उसे ऐसा बना सकता है। उसी दौरान डेविड के साथ एक और घटना हुई। एक दिन जब अपने काम के दौरान डेविड चूहों और कॉकरोचों को पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर फेंक रहा था, तब एक जगह पर ढेर सारे कॉकरोच जमा हो गए थे। डेविड ने जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए उस जगह पर अपना हाथ डाला, तो वो सभी कॉकरोच डेविड के सिर पर चढ़ने लगे। डेविड अपने जूते से उन सभी कॉकरोचों को एक एक करके लगातार तब तक मारता रहा जब तक सभी कॉकरोच नहीं मर गए। फिर कुछ देर हाँफने के बाद डेविड ने देखा कि जमीन पर ढेर सारे मरे हुए कॉकरोच पड़े हैं, जिनमें से कुछ अभी भी जिंदा हैं और जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे जो डेविड की मार से बच गए थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर के कोनों में छिपने की कोशिश कर रहे थे। उस पल डेविड को ऐसा लगा कि शायद उसकी जिंदगी भी इन कॉकरोचों जैसी है, जो हर वक्त केवल यही कोशिश करता है कि काश किसी तरह वो जिंदा रह जाए। उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी इन कीड़े मकोड़ों की तरह हो चुकी है, जो न जाने कब किसी और के द्वारा कुचल दिए जाएं। इसके बाद डेविड को यह एहसास हुआ कि उसे अब कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी नहीं जीनी। उसने अब अपनी जिंदगी का जिम्मा अपने सिर लेने का निर्णय ले लिया था। इसी दौरान एक और व्यक्ति की बात ने भी डेविड को खुद को बदलने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में यह व्यक्ति डेविड से बात नहीं कर रहा था, बल्कि यह व्यक्ति उस वक्त नेवी सील के जवानों को भाषण दे रहा था। जब डेविड नेवी सील के बारे में जानकारी जुटाने में लगा था, तब उसने उनके कुछ वीडियो देखे थे। उस वीडियो में उसने देखा कि नेवी सील का एक कमांडो अपने जवानों से कुछ कह रहा था, लेकिन उस अफसर की बात सुनकर डेविड को ऐसा लग रहा था कि मानो वो कमांडो सीधा उसी से ही बात कर रहा है। वो अफसर कह रहा था, हमारे समाज में अक्सर आम लोगों को ही अहमियत दी जाती है और सम्मानित किया जाता है, लेकिन हम आम लोगों की तलाश में नहीं हैं। हमें दिलचस्पी उन लोगों में है जो उस भीड़ में से खुद को अलग करने का साहस दिखाते हैं, जो खुद को सदियों से चली आ रही शर्तों में बांधने के खिलाफ बोलते हैं
और जो मानव समाज से कई कदम आगे बढ़कर काम करते हैं। नेवी सील को उन्हीं लोगों की तलाश है जो हर एक काम को अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से पूरा करते हैं। ऐसे लोग जो हर प्रकार के मुश्किल हालातों को पार कर सकते हैं। इन बातों ने डेविड को इतना ज्यादा प्रेरित किया कि वो बाथरूम गया और शीशे में खुद को देखने लगा। उस वक्त डेविड का वजन करीब 135 किलो के आसपास था। वो एक अनपढ़, बिना किसी योग्यता, अनुशासन और बिना किसी भविष्य के रहने वाला एक आम इंसान था। यहां तक कि वो तो आम लोगों के स्तर से भी कोसों दूर था। वो उस जगह पर था जहां लोग अपनी जिंदगी के खराब से खराब समय के दौरान भी नहीं होते हैं। लेकिन शीशे में खुद को देखते वक्त डेविड बदलाव के लिए जाग चुका था। वो एक नए डेविड गॉगिंस के जन्म के लिए जाग चुका था। अपने किस्मत को बदलने के लिए भी जाग चुका था। खुद की खोज। आखिरकार डेविड की मेहनत ने उनको वहां पहुंचा ही दिया जहां जाने का ख्वाब वो हमेशा देखा करते थे। लेकिन क्या यही उसकी परीक्षा का अंत था? नेवी सील में भर्ती होना एक अलग बात थी और वहां टिकना एक अलग बात है। नेवी की ट्रेनिंग देखकर आधे से ज्यादा लोग नेवी छोड़कर आ जाते थे। अब डेविड को उसकी सारी मेहनत उसकी आंखों के सामने से गुजरती नजर आ रही थी। उसे यही याद आने लगा कि कैसे वो हर दिन सुबह 4:30 बजे उठकर अपने सपनों के लिए दौड़ लगाता था। वो हर एक क्षण खुद को नेवी में बनाए रखने के लिए उन्हीं दिनों को याद करता था। नेवी जवान को हर तरह के कड़े परीक्षण से गुजरना पड़ता था, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हों या समंदर के अंदर गहराई में किए गए ऑपरेशन। डेविड को हर तरह के प्रशिक्षण से गुजरकर नेवी सील में अपनी जगह पक्की करनी थी। ये ट्रेनिंग न केवल शारीरिक क्षमता का परीक्षण करती थी, बल्कि मानसिक क्षमता का भी हर तरह से परीक्षण करती थी। इसलिए इसे हेल वीक भी कहा जाता था। हेल वीक से गुजरना एक नरक से गुजरने जितने ही दर्दनाक होता है। हेल वीक का सफर डेविड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस दौरान उसकी नाक से खून आना, सबसे पीछे रहकर जमीन पर औंधे मुंह गिर जाना और सांस फूलना बहुत आम हो गया था। लेकिन डेविड अब हार मानने से इनकार कर चुका था। नेवी के डॉक्टर ने भी उससे कहा था कि इस तरह से डेविड अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है। मगर डेविड ने यह ठान लिया था कि अगर उसे जीना है तो इसी तरह सिर उठाकर जीना है, नहीं तो उसके लिए मरना बेहतर है। अब भला मौत भी उसे क्या ही डराती। डेविड भागता रहा, गिरकर दोबारा उठता रहा और अंत में उसकी यही मेहनत ने न केवल उसे हेल वीक से पास कराया, बल्कि वो पूरी टीम में सबसे टॉप पर भी रहा। जिंदगी में पहली बार डेविड प्रथम आया था और लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में कभी ऐसा लम्हा भी आएगा। लेकिन इस पल को उसकी मेहनत और उसके पसीने की बूंदों ने बनाया था, न कि उसकी किस्मत उसके जीवन में ये पल लाई थी। डेविड बहुत खुश था। वो इतना खुश था जितना वो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसकी इस खुशी का भी अंत नजदीक था। हेल वीक केवल बाकी लोगों के लिए खत्म हुआ था, लेकिन डेविड के लिए यह केवल एक शुरुआत थी। डेविड का घुटना बहुत जोर से दर्द कर रहा था। तब उसे और उसकी बाकी की टीम को उनकी अगली दौड़ से पहले एक हफ्ते का आराम करने का वक्त दिया गया। लेकिन तब तक भी डेविड का घुटना ठीक नहीं हो पाया। अब यही परेशानी डेविड के सामने आकर खड़ी थी। डेविड इस बार बिना किसी जवाब के और बिना किसी हल के इस परेशानी के सामने लाचार खड़ा था। चैलेंज संख्या 4। अपने जीवन की कोई भी एक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हालात को चुनिए। आपके अनुसार उस रास्ते में आपके खिलाफ कौन था? कौन तब आपको सही राह दिखाने वाला था? फिर आप इन सवालों के जवाब के अनुसार काम कीजिए, जिससे आपके खिलाफ खड़े लोग और हार मानने वाले गलत साबित हों और आपके साथ खड़े लोग आप पर गर्व करें। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी या किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको उस काम को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने पहले कभी नहीं की थी। अपने काम को सही अंजाम तक ले जाने के लिए जो भी कीमत आपको चुकानी पड़े वो आप चुकाने के लिए तैयार रहें। यही सफलता का एकमात्र मंत्र है। फौलादी मस्तिष्क। डेविड, तुम्हारा घुटना बहुत ही खराब हालत में है। डॉक्टर की यह बात सुनकर डेविड हैरान हो गया, क्योंकि उसे अगले 2 दिनों में फिर से दौड़ के लिए जाना था। तब डॉक्टर ने उससे कहा कि इस हालत में वो दौड़ तो क्या, चलने का भी नहीं सोच सकता। डेविड को 5 महीनों तक आराम करने की सलाह दी गई।
लेकिन अगर वो उस सलाह को मानता तो शायद जिंदगी भर के लिए खुद को माफ नहीं कर पाता। इसलिए डेविड ने आराम करने के विचार को पूरी तरह से त्याग दिया और अपनी अगली जंग की तैयारी करने में लग गया। ट्रेनिंग की शुरुआत हुई और डेविड का घुटना उसके पहले कदम के साथ ही जान निकालने वाला दर्द देने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कि हर एक कदम के साथ उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ रहे हों। दौड़ के अलावा भी कई तरह की ट्रेनिंग उस दौरान हो रही थी, जिसमें तैराकी, भार लेकर भागना जैसे काम भी खिलाड़ियों को दिए गए थे। उस समय तैराकी के लिए लगाए एक गोते के दौरान डेविड लगभग बेहोश हो गया था। उसके सामने उसकी सारी जिंदगी एक फ्लैशबैक की तरह चलने लगी। लेकिन डेविड के लिए यह समय फ्लैशबैक देखने का नहीं था। डेविड ने अपनी आत्मशक्ति से मौत को भी इंतजार करने पर मजबूर कर दिया और अगले ही पल वो सतह पर आ गया। वो गहरी सांस लेते हुए मौत को हराकर वो एक योद्धा की तरह तैरता हुआ बाहर आया। डेविड अपनी दौड़ में भी लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन आप मानसिक रूप से कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके दिमाग की ताकत आपकी टूटी हुई हड्डियों को नहीं जोड़ सकती। डेविड के घुटने ने आखिरकार जवाब दे दिया और अपने अधिक मनोबल के बावजूद डेविड अब अपना एक भी कदम आगे नहीं रख पा रहा था। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और जब डॉक्टर ने एक्सरे में डेविड का घुटना टूटा हुआ देखा तो उन्होंने उसे घर भेज दिया। डेविड निराश होकर अपने घर लौट गया, लेकिन उसे यह पता था कि इस बार यह संघर्ष उसने नहीं छोड़ा, बल्कि उसने तो अपनी पूरी जान इसमें लगा दी थी। इसलिए इस बार वो किसी तरह का अफसोस लेकर नहीं बैठा था। वो खुद से कह रहा था कि असफलता भी जिंदगी का ही एक हिस्सा है और शायद ये मेरा हिस्सा होगा। डेविड को कहीं ना कहीं यह भी पता था कि उसे जल्द वापस बुलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग वो करके आया था उसे ऐसा लगने लगा था कि वो नेवी सील के लायक हो गया है। डेविड अपने घर आकर ये सोच रहा था कि अब वो क्या करे। क्या वो केवल खुद को वापस बुलाए जाने का इंतजार करे या कोई दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाए। डेविड के साथ अब एक और घटना हुई। उसका अपनी बीवी से तलाक हो गया, जिसने उसे मानसिक रूप से काफी संवेदनशील कर दिया था। नेवी की ओर से डेविड को बताया गया था कि यदि उसे दोबारा वापस आना है तो वो आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे शुरू से पूरी ट्रेनिंग दोबारा करनी होगी। डेविड जब भी नेवी सील के पहले दिन के बारे में सोचता था तो उसकी रूह कांप जाती थी। कई किलोमीटर भागना, एक औसत दर्जे के खाने के साथ रहना और ठंड में छोटे छोटे बैरक में रहना हर किसी के बस की बात नहीं थी। साथ ही साथ डेविड को यह भी कहा गया था कि अगर इस बार उसे चोट लगती है तो उसे हमेशा के लिए नेवी सील से निकाल दिया जाएगा। उसके पास इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते होंगे। डेविड अब हर वक्त यही सोचता था कि वो कैसे अपनी कमर पर वजन रखकर इतने किलोमीटर भागेगा, जबकि उसका घुटना अब भी ठीक नहीं हुआ था। वो अब अपने आप पर संदेह करने लगा कि क्या वो फिर से कभी इतना वजन उठाकर उतना तेजी से भाग पाएगा। उसे लगने लगा कि शायद पहले का डेविड अब जा चुका है, लेकिन उसमें पहले के डेविड वाली एक बात अभी भी मौजूद थी और वो थी पीछे न हटने का जज्बा। डेविड अब नेवी अकादमी पहुंच चुका था और अगले दिन से उसकी हेल वीक की ट्रेनिंग दोबारा शुरू होने वाली थी। जब डेविड ने अपने साथ के बाकी जवानों को देखा तो उसने पाया कि वो सब उससे अच्छी सेहत वाले थे और सबका आत्मविश्वास भी उससे काफी अधिक था। तब डेविड एक बार के लिए यह सोचने लगा कि शायद वो इस जगह के लायक नहीं है। डेविड का मन कहता था कि एक समय था जब वो भी इनकी तरह हुआ करता था, लेकिन अब वो अपनी सारी विशेषताएं खो चुका है। उसी दौरान उसके एक साथी जवान को पैर में चोट लग गई। उसका वो साथी जवान नेवी के डॉक्टर के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैं अपनी ट्रेनिंग रोकना चाहता हूं क्योंकि मुझे पैर में चोट लग गई है। मगर जब डॉक्टर ने उसके पैर को देखा तो उन्हें वहां कोई चोट के निशान नहीं दिखे। वहां बस एक मामूली सी खरोंच थी। उस समय डेविड भी वहां मौजूद था। जब उसने देखा कि यह हट्टा कट्टा जवान जो आत्मविश्वास से भरा था इतनी जल्दी हार मान रहा है, तो वो तो उसके मुकाबले में कई कदम आगे है। जिस तरह का घुटना डेविड अभी लेकर बैठा था उस तरह के हालात शायद ही कोई और सहन कर पाता। डेविड अब थोड़ा मजबूत महसूस कर रहा था। इसी के साथ हेल वीक की शुरुआत भी हो चुकी थी। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग जैसे तैराकी और कंधे पर वजन उठाकर चलना अब डेविड के आने वाले कई हफ्तों की दिनचर्या होने वाली थी। मगर यह हेल वीक कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आप केवल अपने दिमाग को मजबूत रखकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
उस समय उनकी ट्रेनिंग के दौरान एक जवान फेफड़ों में पानी जाने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया। वो जवान मुश्किल से सांस ले पा रहा था। डेविड उसकी ये हालत देखकर सोच रहा था कि उसकी जगह पर वो भी हो सकता था। उस जवान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अगले दिन खबर आई कि उसकी मौत हो गई है। हेलवीक अब वास्तव में अपना चेहरा दिखा रहा था। नेवी के किसी भी अफसर के चेहरे पर उस जवान की मौत का कोई असर नजर नहीं आ रहा था। डेविड की टीम का कैप्टन कह रहा था, वो पहला नहीं था और न ही आखिरी होगा जो इस जगह मारा जाएगा। अगर आप हालातों के सामने हथियार डालेंगे तो ये वो जगह नहीं है जो आपको जिंदा लौटने का अवसर देगी। यहां या तो आप जीतते हैं या मारे जाते हैं। डेविड इन सब बातों से अब यह समझ चुका था कि अगर उसे हेल वीक से गुजरना है तो उसे सख्त बनना होगा। साथ ही साथ उसे यह भी पता लग गया था कि वो पानी के अंदर जाकर यह प्रयोग नहीं कर सकता कि उसका घुटना उसका साथ देगा या नहीं। इसी कारण उसने अगले दिन सबसे पहले उठकर अपने पैरों की कसरत करने का फैसला किया। डेविड सुबह 3:30 बजे उठा और वो उठकर अपने पैरों की कसरत में लग गया। वो 2 घंटों तक केवल अपने पैरों की कसरत करता रहा, जिससे वो पूरे दिन होने वाली ट्रेनिंग के लिए तैयार रहे। उसकी इस कसरत का नतीजा भी काफी बेहतर देखने को मिला। डेविड हर तरह की ट्रेनिंग में प्रथम आने लगा। उसका दर्द सारी हदें पार कर चुका था और हर एक सेकंड डेविड के मन में यही ख्याल आता कि उसे यह ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए। डेविड ये सोच रहा था कि अगर वो असफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन डेविड तब अपने आप से यह बोलता था कि असफल होने का कारण केवल एक ही हो सकता है, अगर वो ये ट्रेनिंग अधूरी छोड़ दे। इसके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई और कारण नहीं है जिससे वो असफल हो सकता था। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता था तो डेविड अपने आप से कहता कि इस दर्द को सहन करो, क्योंकि यदि तुम असफल हुए तो ये केवल तुम्हारा असफल होना नहीं होगा बल्कि तुम्हारे परिवार का असफल होना भी होगा। जब भी डेविड थोड़ा सा भी हताश होता तो अपने आप से कहता कि लोग नेवी सील जैसी ट्रेनिंग से तब गुजरते हैं जब वो एकदम मजबूत होते हैं, पर एक तुम हो जो अपनी टूटी हुई टांग के साथ इस ट्रेनिंग से गुजर रहे हो। ऐसा साहस तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम जरूर जीतोगे। तुम एक विजेता हो। इतना दर्द झेलने के बाद अंत में डेविड ने सफलता का वो स्वाद चखा जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसने नेवी सील को प्रथम दर्जे से पास कर लिया। डेविड अफ्रीकी मूल के नेवी सील को पास करने वाला 36वां व्यक्ति था, मगर मुश्किलों को मात देने की ये तो डेविड की बस एक शुरुआत थी। डेविड अब मुश्किलों का बिना डरे सामना करने लगा था और वो धीरे धीरे नया डेविड गॉगिंस बनने लगा था। चैलेंज संख्या 5। हर असंभव चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। एक आम इंसान हर घंटे करीब 2 से 3 हजार विचार अपने दिमाग में लाता है। हमें करना यह चाहिए कि हम उन सभी विचारों को त्याग दें और जो हम बदल नहीं सकते उस पर ज्यादा ध्यान दें। उन सभी पुरानी बातों को जिन्हें हम बदल नहीं सकते उस पर ध्यान देना समय बर्बाद करना है। इससे आपका लक्ष्य आपसे दूर भागेगा। इसी कारण अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें एक तय समय सीमा में पूरा करके खुद को शाबाशी दें। आप हर दिन ये सोचें कि जब आप सफल होंगे तो वो क्षण कैसा होगा, और यही आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यही निशानी होती है एक फौलादी दिमाग की। बात सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं है। आखिरकार अब डेविड की जिंदगी में सब ठीक से चलने लगा था। वो हेल वीक की कड़ी ट्रेनिंग को प्रथम दर्जे से पास करने वाला व्यक्ति बन चुका था, मगर अब भी बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिन्हें करने में डेविड को काफी परेशानी होती थी। जब डेविड मैराथन दौड़ने वालों को देखता था तो वो अक्सर यही सोचता था कि क्या वो भी कभी इतनी लंबी मैराथन में दौड़ सकता है। डेविड को लगता था कि उसकी शारीरिक बनावट और क्षमता के आधार पर वो ये दौड़ आसानी से दौड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से डेविड लगातार जिम जाकर कसरत करता था। वो भारी भरकम वजन उठाता था और अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा अपने शरीर की कसरत करने में निकालता था। इसलिए डेविड को ऐसा लगना स्वाभाविक था कि वो ऐसी मैराथन में आसानी से दौड़ सकता है। उस समय सैन डिएगो में एक मैराथन चल रही थी जिसमें डेविड ने भी हिस्सा लिया। डेविड ने इससे पहले भी कई मैराथन में हिस्सा लिया था, लेकिन वो 15 किलोमीटर के आसपास की होती थी। उस मैराथन में डेविड 5वें स्थान पर आया। फिनिश लाइन के पास पहुंचकर डेविड ने उस मैराथन के डायरेक्टर जॉन को देखा। मैराथन का डायरेक्टर जॉन सेना का एक रिटायर्ड अफसर था।
जिसने डेविड को देखकर कहा कि तुम इससे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। धीरे धीरे डेविड और जॉन मैराथन के बारे में काफी बातें करने लगे। आखिरकार डेविड ने सैन डिएगो 100 मैराथन में दौड़ने का निश्चय कर लिया। जॉन ने डेविड को बताया कि जिम में जाकर वजन उठाना और एक लंबी मैराथन में दौड़ना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। उसने कहा कि तुम्हें यह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि यदि तुम जिम में भारी वजन उठा सकते हो तो अवश्य ही तुम लंबी मैराथन भी दौड़ पाओगे। सैन डिएगो 100 मील यानी 160 मीटर लंबी दौड़ थी, जिसे 24 घंटों में पूरा करना होता है। डेविड ने जब सैन डिएगो की इस मैराथन में दौड़ना शुरू किया तब उसने ये सोचा था कि ये दौड़ उसके लिए काफी आसान होने वाली है। मगर कुछ किलोमीटर भागने के बाद डेविड को ये मालूम हो गया था कि ये दौड़ उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अब उसे जॉन की वो सभी सलाहें याद आने लगीं जिसे उसने पहले पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। जॉन ने डेविड से कहा था कि वो अपनी रफ्तार को नियमित रखे, न कि कभी तेज और कभी धीमा। डेविड अब जॉन की बताई सभी तकनीकें अपनी दौड़ के दौरान इस्तेमाल कर रहा था। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे ये समझ आ गया था कि मैराथन दौड़ने के लिए एक अलग स्तर की ऊर्जा चाहिए होती है, जो उसके अंदर फिलहाल नहीं थी। मगर दूसरी ओर उसके साथ जॉन था, जो उसे हर मोड़ पर प्रोत्साहित कर रहा था। डेविड उस मैराथन में भागता जा रहा था। उसके साथ एक और औरत भी थी जिसने उस दौड़ में हिस्सा लिया था। वो औरत जापानी थी और उसका नाम मिस इनागाकी था। डेविड ने जब उसकी ओर देखा तो उसने पाया कि वो कोई विशेष शारीरिक क्षमता वाली औरत नहीं थी। वो तो केवल एक सामान्य बनावट और ताकतवर शरीर वाली मामूली औरत थी। लेकिन पूरे मैराथन के दौरान इनागाकी अपना पूरा ध्यान बस अपने दौड़ने पर लगाए हुए थी। उस औरत ने एक नियमित रफ्तार बनाकर रख रही थी। डेविड उस औरत से बहुत प्रेरित हुआ और आखिरकार डेविड ने उस मैराथन को केवल 19 घंटों में ही पूरा कर लिया। डेविड ने यह मैराथन तो पूरी कर ली थी, लेकिन उसे यह एहसास भी हो गया था कि मैराथन को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इससे उसको यह सबक मिला कि वो किसी भी चीज को बिना जांचे आसान या मुश्किल कभी नहीं बोलेगा। मगर वहीं इस मैराथन की जीत ने डेविड के दिमाग में अपनी वास्तविक ताकत को तलाशने का जज्बा भी जगा दिया था। डेविड यही सोच रहा था कि यदि वो बिना किसी ट्रेनिंग के केवल 19 घंटे में 160 किलोमीटर भाग सकता है तो ट्रेनिंग के बाद वो और कितना कुछ कर सकता है। चैलेंज संख्या 6, एक डायरी निकालें और उस डायरी में केवल उन चीजों को मत लिखिए जो आपने हासिल की हैं, बल्कि उन चीजों को भी लिखिए जो आपकी जिंदगी में रुकावट बनकर सामने आ रही हैं। उन सब छोटी छोटी बातों को लिखिए जिसमें आप पहले असफल हुए, लेकिन बाद में बार बार कोशिश करने से आपको उसमें सफलता हासिल हुई। इन चीजों को लिखने से आपके अंदर ये भावना आएगी कि यदि छोटी छोटी चीजें आप बार बार कोशिश करने से पूरा कर सकते हैं तो आप हर बड़ी चीज भी आसानी से सीख सकते हैं। सबसे ताकतवर हथियार। अपने कई घंटों के दर्द और दुख को सहने के बाद डेविड अपनी सफलता का एहसास कर पा रहा था। उसने नेवी में वापस पहुंचकर अपने कमांडर को एक लेटर भेजा जिसमें उसने लिखा था, सर, मैंने हाल ही में एक मैराथन में 160 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय की है, तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं वापस कब इस तरह की मैराथन का हिस्सा बन सकता हूं। अगले दिन कमांडर ने उसके लेटर का जवाब दिया। कमांडर ने जवाब में लिखा था, डेविड, तुम्हें तुम्हारी जीत के लिए बधाई, लेकिन तुम रुके कब थे? क्योंकि यदि कोई दौड़ 24 घंटे की है तो इसका मतलब यह है कि तुम 24 घंटों तक दौड़ते रहो। खैर, अगली दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार रहो। अगली मैराथन 24 से 26 जुलाई के बीच में है। डेविड कमांडर के जवाब से हैरान हो गया था। उसे ऐसा लगने लगा कि उसने 100 मील यानी 160 किलोमीटर की दौड़ 19 घंटों में पूरी की है। यह खबर सुनकर उसका कमांडर जरूर प्रभावित होगा, मगर यहां तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ और उसने डेविड को यह पूछ लिया कि वो 24 घंटे की दौड़ को पूरे 24 घंटे तक दौड़कर क्यों नहीं आया। इसके साथ ही कमांडर ने डेविड को एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का सुझाव दिया। डेविड अब लगातार दौड़ने की तैयारी करने लगा था। आखिरकार मैराथन का दिन आ गया और मैराथन सुबह 7 बजे शुरू हुई। डेविड ने पहले 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर ली थी। 10 किलोमीटर के बाद डेविड की घड़ी में जब 42 मिनट पूरे हुए तो वो धीरे धीरे थकने लगा था। डेविड को ऐसा लग रहा था जैसे वो 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 30 से 40 किलोमीटर तक भागा हो।
उसे वास्तव में ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो केवल 10 किलोमीटर भागा है। डेविड ने अपनी घड़ी देखी तो उसने पाया कि वो अपनी उम्र के खिलाड़ियों के हिसाब से थोड़ा धीमा था। डेविड के लिए अब अपना असली दमखम दिखाने की बारी आ चुकी थी, क्योंकि अगले 2 घंटे उसकी इस मैराथन में स्थिति तय करने वाले थे। मगर क्या ये मैराथन आसान होने वाली थी? डेविड का शुरू का जोश केवल पहले कुछ किलोमीटर तक ही टिक पाया और बाद में वो अपना हर एक कदम उठाने के लिए अपने शरीर पर पूरा जोर लगाने लगा। उसे चक्कर आने लगे थे, उसकी सांस बेतहाशा फूलने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वो किसी रेगिस्तान की रेत पर चल रहा हो। वो थोड़ा रुककर आराम करना चाहता था, लेकिन डेविड ने अपने आप को रुकने से साफ इनकार कर दिया। थोड़ी देर और भागने के बाद डेविड को अपने शरीर में थोड़ी ऊर्जा महसूस होने लगी। उसने अपनी घड़ी देखी तो उसे ये एहसास हुआ कि वो अब भी बोस्टन मैराथन का दावेदार बन सकता है। दरअसल इस मैराथन में जो भी टॉप 90 रनर होंगे, उन्हें बोस्टन की मैराथन में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। वहीं जिस तरह से डेविड बिना रुके भाग रहा था, उसे देखकर ये लगने लगा था कि उसका बोस्टन मैराथन में स्थान तय है। दौड़ से पहले कई लोगों ने डेविड से कहा था कि उसे अपनी पहली मैराथन इतनी लंबी नहीं दौड़नी चाहिए। डेविड उन सब की बातों को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर भागे जा रहा था। बेड वाटर की इस मैराथन में डेविड दूसरे स्थान पर आया और ये देखकर भावुक हो गया। वो सोचने लगा कि उसने दुनिया की 2 सबसे कठिन मैराथन में से एक को पूरा कर लिया था। उसने 320 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी। ये वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता थी। डेविड उस वक्त 7वें आसमान पर था और अब उसका पूरा ध्यान मैराथन दौड़ने पर लग गया था। चैलेंज संख्या 7। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने दिमाग से सभी सीमाओं को हटा दीजिए। अगर हम डेविड के संदर्भ में बात करें तो साल 1999 में उनका वजन करीब 140 किलो के आसपास था और साल 2007 में वो करीब 85 किलो का हो गया था। साल 1999 में वो केवल 1 किलोमीटर भाग पाता था, वहीं साल 2007 में वो 300 से भी अधिक किलोमीटर भागता था। मगर डेविड को ये बुलंदी केवल एक ही दिन में हासिल नहीं हुई। इसके लिए उसको लगातार मेहनत करनी पड़ी। आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि आप किसी भी सफलता को रातों रात हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पहले किए गए प्रयासों से हमेशा और बेहतर प्रयास करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी दिन 2 किलोमीटर भागते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगले दिन आप इससे थोड़ा अधिक भागेंगे। यही चीज आप बाकी सभी जगहों पर भी इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको थोड़े समय बाद बहुत ही शानदार नतीजे मिलने लगेंगे। टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है। डेविड अब अपनी पहली ट्रायथलॉन की तैयारी में जुट चुका था। ट्रायथलॉन मैराथन से भी आगे के स्तर की एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें प्रतिभागियों को 3 तरह की दौड़ में हिस्सा लेना होता है। इसमें सबसे पहले खिलाड़ियों को तैरकर कुछ किलोमीटर की दूरी पार करनी होती है। इसके बाद उन्हें साइकिल की मदद से कुछ हिस्सों को पार करना होता है और अंत में बचे हुए हिस्सों को उन्हें दौड़कर पार करना होता है। डेविड के पास अब बेशुमार पैसा था, जिससे वो अपनी मां को वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था जो वो कभी अपने जीवन में सोच भी नहीं पाती थी। मगर डेविड अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे अपना अगला लक्ष्य दिख रहा था और वो था ट्रायथलॉन। डेविड हर 3 दिनों में करीब 10 से 12 किलोमीटर तैरता और करीब 350 किलोमीटर साइकिल चलाता। वो रोज एक सामान्य मैराथन की दोगुनी दूरी जितनी लंबी दूरी तय करता था। संघर्षों के रास्तों पर डेविड अब फिर से दौड़ने लगा था। अल्ट्रामैन नाम का ये ट्रायथलॉन जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन डेविड को 10 किलोमीटर तैरने में करीब 2.5 घंटे का समय लगना चाहिए था। मगर डेविड को उस दिन 3 घंटे से भी अधिक का समय लग गया। डेविड का पूरा शरीर बहुत जोर से दर्द करने लगा था। ऊपर से उसका स्विमिंग सूट भी उसकी परेशानियों को बढ़ा रहा था, जो कई जगहों से फट गया था। ये तैराकी समंदर में होती थी, इसलिए कई बार समंदर का खारा पानी भी डेविड के मुंह में चला जाता था, जिसके कारण उसे कई बार उल्टियां भी हुईं। कई बार डेविड के मन में यह सवाल आया कि वो तो एक ट्राई एथलीट भी नहीं है, फिर आखिरकार वो यहां क्या कर रहा है। मगर डेविड के भीतर एक ऐसा व्यक्ति भी था जो उसे कभी भी झुकने नहीं देता था, जिसने हर परिस्थिति में उसे आगे चलते रहने के लिए प्रेरित किया था। डेविड के अंदर के इसी व्यक्ति ने आज डेविड को यहां तक पहुंचाया था।
आखिरकार डेविड ने तैराकी का राउंड पूरा कर लिया। अब बारी थी साइकिल रेस के राउंड की। साइकिल रेस के लिए जो रास्ता दिया गया था वो कोई सीधा रास्ता नहीं था। उस रास्ते में कई जगहों पर ढलाने और चढ़ाने थीं, जिसके कारण चक्कर आना, उल्टी और मुंह से खून निकलना डेविड के लिए बहुत ही आम बात हो गई थी। डेविड जब उल्टी करता तब भी वो साइकिल चला रहा होता था। जब उसके मुंह से खून आता था वो तब भी साइकिल चलाता जाता। उसके पैर दर्द से टूटने लगे थे, मगर तब भी वो अपनी साइकिल का पैडल चलाता रहता। धीरे धीरे करके डेविड हर एक प्रतियोगी से आगे निकलता रहा। जैसे जैसे वो आगे निकलता गया उसे अपना दर्द भी कम महसूस होने लगा। साइकिल राउंड के अंत में डेविड के आगे केवल एक व्यक्ति था, जबकि राउंड की शुरुआत में कुल 14 व्यक्ति डेविड से आगे थे। साइकिल रेस का दूसरा राउंड अगले दिन होने वाला था, जिसमें खिलाड़ियों को करीब 250 किलोमीटर साइकिल चलानी थी। डेविड भी इसके लिए खुद को तैयार कर चुका था। डेविड को अपनी तैयारी में अब ये समझ आ चुका था कि इस रेस में उसे टैलेंट की नहीं बल्कि कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। इस कठिन रेस में भी डेविड ने अपने जज्बे से दूसरा स्थान हासिल किया। डेविड अब अपनी सफलता के चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। इस रेस के दौरान डेविड के पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आने लगी। जब उसने डॉक्टर से पूछा तो जांच में यह पता लगा कि डेविड के दिल में छेद है और उसे सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। जब डॉक्टरों को डेविड की इस हालत के बारे में पता चला तो वो हैरान थे कि वो कैसे इस गंभीर बीमारी के बावजूद नेवी सील की ट्रेनिंग और सभी मैराथन को पार कर पाया। इसके बाद डेविड को 2 बार दिल की सर्जरी से गुजरना पड़ा। चैलेंज संख्या 8। अपने दिन को हिस्सों में बांट लीजिए और हर हिस्से में जो भी काम आपको करना है उसे पूरा करके ही दम लें। ज्यादा से ज्यादा तरह के काम करना सीखें। आप एक 3 हफ्तों का चैलेंज लीजिए। इन 3 हफ्तों के चैलेंज के पहले हफ्ते में आप अपने सामान्य शेड्यूल के अनुसार काम कीजिए और साथ ही ये लिखते रहिए कि आप कौन सा काम कितनी देर तक करते हैं, कितनी देर तक आप अपना फोन चलाते हैं, कितनी देर तक आप खाना खाते हैं इत्यादि। दूसरे सप्ताह में एक बेहतर शेड्यूल बनाइए और अपने समय को आधे आधे घंटे के टुकड़ों में बांट लीजिए। फिर उसके अनुसार काम कीजिए और सप्ताह के अंत में नतीजों की ओर देखिए। तीसरे हफ्ते में आपको दूसरे हफ्ते में बनाए गए शेड्यूल को जारी रखना है और सप्ताह के अंत में आप पाएंगे कि आप में बदलाव आने लगे हैं। खास लोगों के बीच में अलग पहचान। इन सभी तरह की रेस में हिस्सा लेने के बाद डेविड वापस नेवी सील आ चुका था। उसकी बटालियन को मलेशिया के जंगल में युद्ध की तकनीकें सीखने के लिए भेजा गया। वहीं सर्जरी के कारण आए लंबे अंतराल की वजह से डेविड का वजन अब काफी बढ़ चुका था। उसका वजन बढ़कर 120 किलो के आसपास पहुंच चुका था। हालांकि डेविड की कसरत अब पहले से काफी कम हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसके अंदर का जज्बा पहले जैसा ही था। नेवी में अब उसको ज्यादा शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि नेवी की केवल ट्रेनिंग ही मुश्किल थी। नौकरी लगने के बाद नेवी सील में जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी। डेविड को यहां भी बहुत ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके साथी सैनिक कई बार उसके साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया करते थे। डेविड को यह मालूम हो गया था कि नेवी सील उसे और आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी। इसी कारण डेविड धीरे धीरे सेना की बाकी शाखाओं और विशेष तौर पर स्पेशल फोर्सेस के लिए तैयारी करने लगा, जिसमें डेविड की विशेष रुचि थी। डेविड को यह पता चला कि इसके लिए आर्मी रेंजर स्कूल सबसे अच्छी जगह है, इसलिए वो कोशिश करने लग गया कि उसे आर्मी रेंजर स्कूल में जगह मिल जाए। आखिरकार कई अर्जियां लिखने के बाद डेविड की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया। डेविड रेंजर स्कूल में भी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरा। रेंजर स्कूल की ट्रेनिंग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेवी सील के जो लोग अनुशासनहीनता करते थे उनको रेंजर स्कूल में सजा के तौर पर भेजा जाता था, जिससे वो कड़ी सजा पाकर अनुशासन सीख सकें। इसके अलावा स्कूल से उस साल 308 उम्मीदवारों में से केवल 96 उम्मीदवार ही उस ट्रेनिंग को पास कर पाए। इस कड़ी ट्रेनिंग के बाद डेविड का वजन भी तेजी से गिरने लगा। कुछ ही महीनों में डेविड का वजन 25 किलो गिर गया और वो बहुत कमजोर हो गया। डेविड ने लीडरशिप अवार्ड के साथ रेंजर स्कूल को पास किया और यहां भी वो सबसे हटकर खड़ा हुआ। डेविड का मानना था कि भले ही कोई आपको देखे या न देखे, लेकिन आप हमेशा ऐसा व्यवहार करें जैसे आप सबसे खास हैं। चैलेंज संख्या 9। आप अपने जीवन में हमेशा वहां जाकर रुकने की इच्छा रखते हैं जहां आपको सफलता और इज्जत मिले।
लेकिन डेविड ये कहता है कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हो गए हैं। आपके लिए इस दुनिया में और भी बहुत कुछ करने लायक चीजें होंगी। यही आपको खास लोगों के समूह में भी खास पहचान दिलाता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति चाहिए। आपको लगातार प्रयास करते रहने होंगे, बावजूद इसके कि आप आराम की जिंदगी जिएं। आप संघर्ष को अपना साथी बनाने की ठान लें और यहीं से आप अति विशिष्ट बनेंगे। असफलता को झेलना। दुनिया की कठिन से कठिन ट्रेनिंग, मैराथन और ट्रायथलॉन करने के बाद अब एक दिन डेविड का ध्यान जिम में पुलअप्स की ओर गया। उसने पुलअप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पता लगाया और फिर उसने ये ठान लिया कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। इसी के साथ हमेशा की तरह डेविड गॉगिंस एक बार फिर एक मुश्किल रास्ते पर चल दिया। उस वक्त पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड 4020 पुलअप्स का था। डेविड के दिमाग में बस यही आंकड़ा लगातार चल रहा था, जिसकी तैयारी भी उसने शुरू कर दी थी। वो सप्ताह के बाकी सभी दिन 400 पुलअप्स करता और शनिवार को 1550 पुलअप्स करता था, जिससे उसकी मांसपेशियां आने वाली प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। आखिरकार पुलअप्स करने का दिन भी आ गया। जब डेविड ने पहला पुलअप लगाया, तभी उसे यह एहसास हो गया कि पुलअप की बार थोड़ी ढीली है, मगर उसने उस चीज को ज्यादा महत्व नहीं दिया। डेविड लगातार पुलअप्स करता जा रहा था। 1550 पुलअप्स करने के बाद डेविड के हाथ बहुत बुरी तरह से दर्द करने लगे थे। 6 घंटे पूरे होने तक डेविड 2000 पुलअप्स लगा चुका था, मगर वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा करने के लिए अब भी 2000 पुलअप्स करना बाकी था। यह पहली बार था जब उसके दिमाग में अपनी क्षमता को लेकर संदेह आया था, जिससे वो ढीला पड़ने लगा था। डेविड अब अपनी पूरी ताकत के साथ लगातार पुलअप्स कर रहा था, लेकिन अब उसके हाथों ने जवाब दे दिया था। अपने 2500 पुलअप्स करने के बाद डेविड अब मुश्किल से अपने हाथों को उठा पा रहा था। वो हार गया, मगर डेविड ने इस हार को स्वीकार किया और उसी दिन घर जाकर अपनी एक रिपोर्ट बनाई, जिसे उसने आफ्टर एक्शन रिपोर्ट का नाम दिया। इस रिपोर्ट में उसने वो सारी गलतियां लिखी जो उसने इस बार की थी। इन गलतियों में सबसे बड़ी गलती जो डेविड ने की वो ये थी कि उसने 2 सेट के बीच में ज्यादा लंबा ब्रेक ले लिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग सेट के बीच में लिए ब्रेक के दौरान उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बार बार आ रहे थे। इससे डेविड के प्रदर्शन पर खासा प्रभाव पड़ा। वहीं डेविड ने किसी भी प्रकार की सॉल्ट टैबलेट नहीं ली थी। सॉल्ट टैबलेट एक प्रकार की नमक से बनी टैबलेट होती है जो लंबी दौड़ और कसरत के दौरान हो रही पानी की कमी की भरपाई करती है। इसके कारण मांसपेशियों में आने वाले क्रैम्प से बचा जा सकता है। इतने लंबे समय बाद डेविड ने हार का सामना किया था। डेविड से नफरत करने वाले लोग आज बढ़ चढ़कर उसके खिलाफ बोल रहे थे। लोग कह रहे थे कि यह व्यक्ति असफल था। इसकी प्रारंभिक सफलता केवल किस्मत का एक चमत्कार था। अगले 2 हफ्तों तक डेविड ने एक भी पुलअप नहीं किया। इसके कुछ दिनों बाद उसने अपने घर पर ही जिम सेट लगाए और पुलअप्स करने शुरू किए। उसने पुलअप बार का फर्क देखा और धीरे धीरे इस रिकॉर्ड को वापस तोड़ने की ठान ली। डेविड ने अपना दूसरा प्रयास पहले प्रयास के 2 महीने बाद शुरू किया। डेविड लगातार पुलअप्स कर रहा था और उसके मन में केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना था। डेविड को इस बार यह आत्मविश्वास था कि वो न केवल ये 4000 पुलअप्स कर सकता है, बल्कि वो 5000 से 6000 पुलअप्स भी कर सकता है। 13 घंटे बाद डेविड के हाथ दर्द करने लगे। डेविड का वजन ज्यादा होने के कारण उसे अब पुलअप्स करने में काफी परेशानी होने लगी थी। 17 घंटे बाद डेविड के हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगे। उसकी मांसपेशियों में क्रैम्प आने लगे। 2000 पुलअप्स तक पहुंचने से पहले ही डेविड को असहनीय दर्द होने लगा और 10 घंटे बाद डेविड एक ब्रेक लेने के लिए रुक गया। जब तक डेविड ने 2900 पुलअप्स पूरे किए, तब तक उसकी हथेलियों से चमड़ी बाहर आ चुकी थी, मगर इसके बावजूद डेविड को विश्वास था कि वो ये कर सकता है। एक ब्रेक के बाद डेविड 3200 पुलअप्स करने के बाद फिर रुक गया। अब उसने सोचा कि वो 800 पुलअप्स का सेट करेगा और रिकॉर्ड को तोड़ेगा, लेकिन इसके बाद डेविड केवल 1 घंटे में ही रुक गया। उसके हाथों का दर्द इतना बढ़ गया कि वो इसे सहन नहीं कर पा रहा था। डेविड ने अब अपने हाथ खड़े कर दिए और इसी के साथ वो एक बार फिर असफल हो गया। डेविड के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अब एक और मौका मिल गया था, जिससे वो उसको नीचा दिखा सकें। मगर डेविड अब असफलता का सामना करना सीख चुका था।
उसने उसी दिन घर जाकर दोबारा एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाई, जिसमें उसने वो सारी गलतियां लिखी जो उसने इस बार दोहराई थीं। इसके ठीक 2 महीने बाद डेविड एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पहुंच गया था। इस बार उसने थोड़ी धीमी शुरुआत की और अतिरिक्त ऊर्जा कम से कम लगाई। धीरे धीरे डेविड की पुलअप्स करने की लय बैठ गई और वो बिना किसी परेशानी के लगातार पुलअप्स करने लगा। ऐसा नहीं है कि डेविड को इस बार पुलअप करने में तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार डेविड के शरीर में ताकत और उसके मन में आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि वो उस दर्द को भी सहन कर पा रहा था। 12 घंटे बाद आखिरकार डेविड ने 3000 का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे करके ये आंकड़ा 3800 पुलअप्स तक पहुंच गया। डेविड अब ये जान चुका था कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बस टूटने ही वाला है और वो नया चैंपियन बनने वाला है। 20 जनवरी 2013 को सुबह 3 बजे डेविड ने अपना 4021वां पुलअप किया। इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया और डेविड गॉगिंस नया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। चैलेंज संख्या 10। आप अपने हाल ही में हुए असफल कार्यों के बारे में सोचें। उस कार्य की असफलता के बारे में पछतावा और दुख जताने के बजाय आप एक डायरी में उस काम के बारे में अपनी एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाएं। उस रिपोर्ट में हर वो चीज लिखिए जो आपने इस काम को करते वक्त की थी। अपनी हर वो गलती लिखिए जो आपको लगता है कि आपने की थी। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी असफलता को स्वीकार कीजिए, क्योंकि उस असफलता में की गई गलतियों में सुधार भी आप ही को करना है। क्या होता यदि डेविड का यह सफर केवल खराब रास्तों पर लंबी दौड़ तक ही सीमित नहीं था? उसने बर्फीले रास्तों पर भी मैराथन दौड़ने का निर्णय लिया। इस मैराथन को फ्रोजन ओटर कहा जाता है। इसमें खिलाड़ियों को 100 किलोमीटर तक दौड़ना होता है, जबकि तापमान -20 डिग्री के आसपास होता है। इसके अलावा वहां कोई रास्ता भी नहीं बनाया था। हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ थी, जिसमें से होकर खिलाड़ियों को मैराथन पूरी करनी थी। हैरानी की बात यह थी कि डेविड इस मैराथन के लिए कोई विशेष बर्फ के जूतों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो अपने सामान्य दौड़ने वाले जूतों का ही इस मैराथन में भी इस्तेमाल कर रहा था। बर्फ 2 से 3 फीट ऊंची थी और कई जगहों पर तो इसकी ऊंचाई और भी ज्यादा थी। मैराथन में भागते समय डेविड के जूतों में बर्फ चली गई थी। उसके पैर बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो चुके थे, लेकिन डेविड तब भी दौड़ता रहा और उस रेस में सबसे आगे निकल गया। 2 घंटे बाद डेविड को अपने अंगूठे में भयानक दर्द हुआ, लेकिन वो तब भी बस दौड़ता रहा। जब डेविड का दर्द उसके सहन करने की सीमा से ज्यादा बढ़ गया, तब डेविड ने अपने पैर के अंगूठे की ओर देखा। उस वक्त उसे पता चला कि उसके पैरों में फ्रॉस्ट बाइट हो चुकी है। फ्रॉस्ट बाइट बर्फीले इलाकों में होने वाली एक ऐसी समस्या है जिससे आपके पैर के अंगूठे गलने लगते हैं। अगर ये ज्यादा देर तक हो तो अंगूठे को काटना भी पड़ सकता है। अपनी हालत जानने के बावजूद डेविड ने रुकने से इनकार कर दिया और बस भागता रहा। उसकी सहयोगी टीम ने उसे मैराथन छोड़ने की सलाह दी, लेकिन डेविड ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था। 16 घंटे बाद डेविड ने इस मैराथन को भी प्रथम स्थान के साथ पूरा किया। डेविड को जब भी कोई ये बोलता कि तुम इस काम को यहां छोड़ दो और हार मान लो, तो डेविड अपनी सफलता के बारे में सोचता और खुद से ये कहता कि क्या होता यदि। डेविड को पता था कि यदि उसने हार मान ली तो जीवन भर ये क्या होता यदि का सवाल उसे परेशान करता रहेगा। उसका दिमाग उसे हमेशा ये बताता रहेगा कि उसकी जिंदगी बहुत अलग हो सकती थी यदि वो हार नहीं मानता। इसलिए डेविड उस प्रस्ताव में कभी नहीं आता था। वो कभी भी उस क्या होता यदि के सवाल को उभरने ही नहीं देता था। कंक्लूजन: हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी असफलता का सामना करते हैं। डेविड भी हम जैसा ही एक आम इंसान था, जिसे सामान्य और विशेष भी खुद डेविड ने ही बनाया था। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बचपन से ही विशेष उपलब्धियों के साथ बड़ा हुआ था। वो तो एक आम या कहें औसत दर्जे का व्यक्ति था, मगर अपने आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से डेविड को आज दुनिया के सबसे कठोर व्यक्ति की उपाधि मिली। डेविड को सेना की स्पेशल फोर्स, रेंजर स्कूल, नेवी सील और इसके अलावा भी कई सारे संस्थानों द्वारा अवार्ड मिले। उसके नाम पर सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का रिकॉर्ड भी दर्ज था, जो साल 2014 तक बना रहा।
डेविड ने यह साबित कर दिया कि भले ही दुनिया भर की परेशानियां आपके सामने बाधा बनकर खड़ी हों, आपको चाहिए तो बस आपका आत्मविश्वास और जज्बा, जिसके लिए आपको अपने शरीर को तैयार करते रहना होगा। जब आपका शरीर और दिमाग दोनों ही हर तरह से फौलादी बन जाएंगे, तब दुनिया की कोई भी समस्या आपको नहीं रोक पाएगी और आप अपने वास्तविक सामर्थ्य की खोज कर पाएंगे। डेविड गॉगिंस की इस किताब कांट हर्ट मी के सारांश को सुनने के बाद आप अपने जीवन के नए अध्यायों की ओर बढ़ सकते हैं। आप नए चैलेंज लेकर उन्हें पूरी शिद्दत से पूरा कर सकते हैं। ऐसी ही शानदार और प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहें। Thank you for watching this video. Please do subscribe to the Final Destination Motivational Story channel for more updates.